नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा सोचा है कि हमारी बातों के पीछे, हमारे तर्कों के पीछे कोई छिपा हुआ कोड हो सकता है? आज हम लॉजिक के एक बहुत पुराने, मतलब अरस्तू के जमाने से चले आ रहे एक जबरदस्त टूल को समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं विरोध का वर्ग। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर हर बातचीत, हर बहस एक छिपे हुए नक्शे पर चल रही हो। एक ऐसा नक्शा जो हमें उलझनों से निकालकर सीधे क्लैरिटी की तरफ ले जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है विरोध के वर्ग की। ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं है, बल्कि सोचने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक गाइड है। तो फिर इस लॉजिकल मैप को समझने का इसका सीक्रेट क्या है? कमाल की बात यह है कि सारा खेल सिर्फ 4 अक्षरों का है, ए, ई, आई और ओ। ये मध्य युग के जो विचारक थे ना, उनका बनाया हुआ एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल कोड है। तो चलें इसे डिकोड करते हैं। इस पूरे सिस्टम की नींव सिर्फ 2 लैटिन शब्दों पर रखी गई है। पहला अफिर्मो, जिसका मतलब है मैं हामी भरता हूं या मैं पुष्टि करता हूं, और दूसरा नेगो, यानी मैं इनकार करता हूं। बहुत सीधा है, एक कहता है हां, दूसरा कहता है ना। और यहीं पर आता है असली जीनियस वाला पार्ट। उस दौर के लॉजिक के माहिरों ने क्या किया? उन्होंने इन शब्दों में से सिर्फ वावल्स, मतलब स्वरों को उठा लिया। अफिर्मो से निकाला ए और आई, ये बन गए अफर्मेटिव यानी हां वाले बयानों के लिए, और नेगो से ई और ओ, ये हो गए नेगेटिव यानी ना वाले बयानों के लिए। कितना सिंपल, कितना एलिगेंट और कमाल का असरदार तरीका है ना? तो सवाल यह है कि ये अक्षर आखिर करते क्या हैं? ये 4 तरह के बुनियादी स्टेटमेंट्स को दिखाते हैं। यहां हम एस को सब्जेक्ट और पी को प्रेडिकेट मान लेते हैं। तो ए का मतलब है सभी एस पी हैं। ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल दावा है। ई ठीक इसका उल्टा है, कोई भी एस पी नहीं है, एकदम ऑपोजिट। फिर आता है आई, यानी कुछ एस पी हैं, ये थोड़ा संभल कर कही गई हां है। और आखिर में ओ, कुछ एस पी नहीं है, एक खास तरह का इनकार। समझिए कि ये लॉजिक की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये अक्षर हैं। अब हम इनसे वो वर्ग, वो स्क्वायर बनाने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक ऐसा पावरफुल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लॉजिक में छिपी हुई सिमेट्री को सामने लाता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस की, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी या गुणवत्ता। ये बस एक सीधा सा सवाल पूछता है, जो बात कही जा रही है वो हां में है या ना में। बस ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को नेगेटिव से अलग कर देता है। इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसे कहते हैं क्वांटिटी या मात्रा। इसका लेना देना इस बात से है कि स्टेटमेंट सभी के बारे में है यानी यूनिवर्सल, या फिर सिर्फ कुछ के बारे में यानी पर्टिकुलर। और ये देखिए, जैसे ही हम क्वालिटी और क्वांटिटी को मिलाते हैं, हमारे वो चारों स्टेटमेंट ए, ई, आई और ओ इस स्क्वायर में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। देखिए, ए है यूनिवर्सल और पॉजिटिव, ई है यूनिवर्सल और नेगेटिव, आई है पर्टिकुलर और पॉजिटिव, और ओ है पर्टिकुलर और नेगेटिव। हर किसी की अपनी एक तय जगह है। चलिए, तो हमारा स्क्वायर तो बन गया। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। अब हम ये देख सकते हैं कि ये चारों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, इनके बीच रिश्ते क्या हैं। और यकीन मानिए, यही 4 रिश्ते इस पूरे स्क्वायर की असली पावर हैं। पहला और सबसे सीधा रिश्ता है कॉन्ट्रडिक्टरी यानी विरोधाभासी। जैसा कि इसका लैटिन नाम ही बताता है, खिलाफ बोलना। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो एक दूसरे के एकदम, मतलब एकदम ऑपोजिट होते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ये हुआ ए स्टेटमेंट, और इसका कॉन्ट्रडिक्टरी है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते यानी ओ स्टेटमेंट। अब सोचिए, क्या ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं? कभी नहीं। अगर एक सच है तो दूसरे को तो झूठा होना ही पड़ेगा। पेंगुइन और शुतुरमुर्ग याद है ना? कॉन्ट्राडिक्टरीज के लिए नियम एकदम पत्थर की लकीर है। ये कभी भी एक साथ सच या एक साथ झूठ नहीं हो सकते। अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा ही होगा। यहां कोई बीच का रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। अगला रिश्ता है कॉन्ट्रैरी यानी विपरीत। यह स्क्वायर में सबसे ऊपर वाले 2 यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, ए और ई को। ये दोनों ही एकदम एक्सट्रीम दावे करते हैं, बस इनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं। जरा सोचिए, सारे फल मीठे होते हैं और कोई भी फल मीठा नहीं होता। क्या ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन एक मिनट, क्या ये दोनों झूठे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अरे भाई, नींबू खट्टा होता है और आम मीठा, तो दोनों बातें गलत हैं। और बस यही है कॉन्ट्ररी का नियम। ये दोनों एक साथ सच तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, दोनों एक साथ झूठे जरूर हो सकते हैं। सच्चाई अक्सर कहीं बीच में होती है कि भाई कुछ फल मीठे हैं और कुछ नहीं। चलिए अब स्क्वायर के ऊपरी हिस्से से नीचे आते हैं, जहां हमें मिलता है सब कॉन्ट्ररी या उप विपरीत रिश्ता।
ये रिश्ता है दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के बीच, यानी आई और ओ के बीच। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है और कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद नहीं है। क्या ये दोनों बातें एक ही वक्त पर सच हो सकती हैं? अरे हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। एक ही क्लास में दोनों तरह के बच्चे होते ही हैं। तो सब कॉन्ट्रेरी का नियम कॉन्ट्रेरी के नियम का ठीक उल्टा है, एक तरह से आईना है। ये दोनों एक साथ झूठे नहीं हो सकते, मतलब कम से कम एक तो सच होगा ही, लेकिन ये दोनों एक साथ सच बड़े आराम से हो सकते हैं। असल दुनिया में अक्सर ऐसा ही तो होता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी रिश्ते पर, सबऑल्टर्नेशन या अधीनता। ये स्क्वायर के साइड्स पर ऊपर से नीचे की तरफ एक हायरार्की दिखाता है। इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर सच्चाई ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये सच है कि सभी इंसान नश्वर हैं, तो ये तो सच होगा ही कि कुछ इंसान नश्वर हैं, है ना? अगर कोई बात पूरे ग्रुप के लिए सही है, तो उसके एक छोटे हिस्से के लिए तो सही होगी ही। तो सब ऑल्टरनेशन का नियम बड़ा खूबसूरत है। ये टू वे ट्रैफिक जैसा है। सच्चाई ऊपर से नीचे बहती है, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ, और झूठ यानी असत्य वो नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। मतलब अगर पर्टिकुलर वाला दावा ही झूठा है, तो यूनिवर्सल वाला तो झूठा होगा ही। तो सवाल ये उठता है कि लॉजिक के इस पुराने टूल का आज के ज़माने में क्या काम है? देखिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये हमें तर्कों के स्ट्रक्चर को समझने में और कहाँ पर तर्क कमज़ोर पड़ रहा है उसे पहचानने में मदद करता है। और इसकी अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सिस्टम पूरे 300 साल से भी ज़्यादा तक यूरोप में पढ़ाई लिखाई की नींव रहा है। उस दौर में जो कोई भी लॉजिक सीखता था, उसे इस स्क्वायर पर मास्टरी करनी ही पड़ती थी। ये सदियों तक क्रिटिकल थिंकिंग का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम था। और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। विरोध का वर्ग हमें ये दिखाता है कि हमारी बातों के, हमारे तर्कों के नीचे एक गहरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर छिपा होता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी दुनिया के और कौन-कौन से हिस्सों में, ज्ञान के किन-किन दायरों में ऐसे ही छिपे हुए स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।